हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल सौरभ फिजिक्स में। इस वीडियो के समझने से पहले हम इसके पहले वाले वीडियो को समझें, जिसमें हमने आपको बताया था किसी कंडक्टर को दिया हुआ चार्ज उसके पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर आप किसी कंडक्टर पर चार्ज डालते जाओगे तो उसका V का मान बढ़ता जाएगा। हमने आपको एग्जांपल बताया था, किसी बाल्टी को अगर आप लेते हैं और उसमें पानी डालते हैं तो पानी जैसे जैसे उसके अंदर जाएगा वैसे वैसे पानी का लेवल बढ़ेगा। तो सिमिलरली आप ऐसे समझे कि वो बाल्टी है, यहां पर अपने पास एक कंडक्टर है। इस कंडक्टर में हम पानी नहीं डाल रहे हैं, हम Q डाल रहे हैं। अगर Q डालेंगे तो उसका लेवल बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक का लेवल बढ़ेगा, और इस लेवल को हम लोग बोलते हैं V। जितना Q डालोगे उतना ही लेवल बढ़ेगा। Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V था, और Q बराबर आता है CV, जहां C एक कांस्टेंट है और इस कांस्टेंट का ही नाम है कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर, चालक की धारिता। इसके विषय में आपको और कुछ बताया गया था कि ये कैपेसिटेंस बेसिकली दो चीजों पर डिपेंड करता है। पहला तो डिपेंड करता है साइज पर, और दूसरा डिपेंड करता है कंडक्टर के आसपास रखे हुए दूसरे कंडक्टर का। मतलब इसकी कैपेसिटी अगर C है तो वो हमेशा C रहेगी, ये जरूरी नहीं है। आसपास जो कंडक्टर है उनका भी कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ेगा और ये C की वैल्यू बदल जाएगी। तो एक एक करके हम लोग ये इफेक्ट को समझेंगे कि कैपेसिटेंस पर कैसे इफेक्ट पड़ता है साइज का, कैसे इफेक्ट पड़ता है उसके एटमॉस्फेयर का। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो साइज पर डिपेंड करता है। मतलब कि हमारे पास एक कंडक्टर है, उसका हम साइज कितना रखें, साइज के आधार पर तय होगी उसकी कैपेसिटेंस। अभी हम मान लेंगे कि किसी कंडक्टर के चारों तरफ कोई भी दूसरा कंडक्टर नहीं है जो डिस्टर्ब करे इसकी कैपेसिटेंस को। तो ऐसे कंडक्टर को हम लोग बोलते हैं बेटा विलगित। इसीलिए वर्ड लिखा हुआ है विलगित गोलीय चालक की धारिता। मतलब आपके पास एक ऐसा गोला है चालक का, धातु का, जो विलगित है। विलगित मतलब इसको एकदम आप ऐसे इमेजिन करिए कि एकदम पैक है, इस पर बाहर रखे किसी कंडक्टर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, एकदम अकेला है। हाँ, केवल ये अगर बड़ा लिया जाएगा तो उसकी कैपेसिटी ज्यादा होगी, ये छोटा लिया जाएगा तो कैपेसिटी छोटी होगी, कम होगी। तो केवल साइज का इफेक्ट पड़ने वाला है, यहां पर आसपास दूसरे किसी कंडक्टर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। तो विलगित गोलीय चालक की धारिता का मतलब हमको एक गोले की धारिता निकालनी है, लेकिन ये गोला कैसा होगा, विलगित होगा। ये स्फेरिकल कंडक्टर विलगित है, आइसोलेटेड है। आइसोलेटेड मतलब उसके आसपास कोई कंडक्टर या तो है नहीं, और अगर है तो हम मानेंगे उस पर कोई इफेक्ट पड़ नहीं रहा है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमने मान लिया हमारे पास एक स्फेरिकल कंडक्टर है, एक गोलीय चालक है, और इस गोलीय चालक को Q चार्ज दिया गया। और जैसे ही किसी कंडक्टर को Q चार्ज दिया जाता है तो वो उसकी सरफेस पर एक समान रूप से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है, फैल जाता है। क्योंकि जो कंडक्टर की सतह होती है वो चार्जेस के चलने के लिए अनुकूल होती है, तो ये चार्ज पूरा चल करके फैल जाता है पूरी सरफेस में एक समान रूप से। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है जितने, उन सभी पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलेगी। सबसे बाहर निकल रही इलेक्ट्रिक फील्ड। इस कंडक्टर का जो रेडियस है वो हमने मान लिया R। लेट अस कंसीडर, हमने माना कि एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस R। हमने माना कि हमारे पास एक विलगित गोलीय चालक है, एक ऐसा चालक है जिस पर बाहर किसी रखे दूसरे चालक का इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, और इस चालक की, इस गोले की रेडियस है स्मॉल r। हमने माना कि इस गोले को हमने स्मॉल q चार्ज दिया है जो इसकी पूरी सरफेस पर फैल जाएगा। जैसे ही इसकी ये सरफेस पे फैलेगा तो हमारा अगला काम होगा पोटेंशियल को निकालने का। क्यों निकालेंगे अभी समझते हैं। तो अभी जरा आप पहले ये समझ लें कि जैसे ही Q पूरी सरफेस पे फैला, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकली। इन लाइनों को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, वैद्युत बल रेखाएं। तो आप अगर इन लाइंस को पीछे की तरफ बढ़ाएं तो क्या होगा, ये सबकी सब सेंटर पर जाकर के मिलेंगी। जैसे ही इन लाइंस को हम पीछे बढ़ाएंगे ये सब की सब इस सेंटर पर जाकर के मिलेंगी।
तो हम ऐसा भी तो सोच सकते हैं कि ये पूरा का पूरा चार्ज एक्चुअली में सरफेस पे है ही नहीं। हम ऐसे सोच लें कि ये चार्ज रियलिटी में इस सेंटर पर रखा हुआ है, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों नहीं फर्क पड़ेगा? क्योंकि जब चार्ज यहां पर फैला हुआ था तो भी वही लाइंस बाहर निकल रही थी। अब अगर इस पूरे चार्ज को सेंटर पर मान लिया तो भी वही लाइंस निकल रही, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। इलेक्ट्रिक फील्ड पर कोई फर्क नहीं पड़ा, वही इलेक्ट्रिक फील्ड, वही लाइंस जा रही हैं। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये चार्ज सेंटर पर रखा हुआ मान सकते हैं। और इसके विषय में आपको गॉस थ्योरम में समझाया गया होगा, पढ़ाया गया होगा। तो अब अगर ये चार्ज यहां पर रख दिया गया है तो इस चार्ज की वजह से इसकी सरफेस पर कितना पोटेंशियल होगा ये हमको निकालना है। यही लिखा हुआ है कि लेट स्मॉल q चार्ज इज गिवन टू दिस कंडक्टर देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द सरफेस विल बी। अगर हम ये मान लें कि इसको हमने q चार्ज दिया है तो फिर इसकी सतह पर कितनी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगी ये निकालना है। तो अब हमारा पहला सवाल ये उठता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम क्यों निकालें? तो इसका जवाब है फॉर्मूले में C इज इक्वल टू Q अपॉन V। ये बात मैं बहुत जर्नल से बोल रहा हूं, बहुत सामान्य तरीके से बोल रहा हूं, हर जगह ये बात लागू होती है। किसी भी कंडक्टर का आपको कैपेसिटेंस निकालना हो, किसी कंडक्टर का कैपेसिटेंस निकालना हो तो हम लोगों को क्या क्या चाहिए? हमको चाहिए Q और चाहिए V, सिर्फ दो चीजें। तो Q हमेशा हमको पता होता है। वजह, अगर किसी कंडक्टर को आपने लिया और कैपेसिटेंस निकालना है तो कुछ ना कुछ पहले इसको चार्ज देना पड़ेगा, तब तो पता चलेगा कि वो कितना चार्ज ग्रहण कर सकता है। तो यहां पर Q चार्ज हमने दिया है, हमको मालूम है, क्वेश्चन ने कहा Q चार्ज दिया गया है, Q चार्ज दिया। अब हमको केवल ये फाइंड करना है कि इसका पोटेंशियल कितना हो गया है, विभव कितना हो गया है, V कैलकुलेट करना है। V मिल जाएगा, इस फॉर्मूले में दोनों के मान रख देंगे, C आ जाएगा। ये बात हर तरह के न्यूमेरिकल में और हर तरह के डेरिवेशन में काम कर सकती है और करेगी। किसी भी कंडक्टर का अगर आपको कैपेसिटेंस निकालना हो तो सिर्फ दो चीजें Q और V, हमारा काम खत्म हो जाएगा। C बड़े आराम से निकल आएगा। तो हम लोगों को Q यहां पर पता है, V निकालने जा रहे हैं और V का फॉर्मूला बहुत ही आसान है। हम लोगों ने थर्ड चैप्टर में पढ़ा है, V इज इक्वल टू, क्या पढ़ा है? अगर आपको एक पॉइंट चार्ज दिया जाए, इस पॉइंट चार्ज की वजह से कुछ दूरी पर विभव निकालना हो तो फॉर्मूला होता है V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, जहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 9 × 10⁹ होती है। Q ये दिया हुआ चार्ज है, R इसकी रेडियस है या इस चार्ज की इस सरफेस से दूरी है, कुछ भी बोल सकते हैं। इसको हम कहेंगे क्वेश्चन नंबर 1। नाउ तो अब हम लोग C निकाल सकते हैं। C इज इक्वल टू Q अपॉन V। C इज इक्वल टू Q कितना है, हमने यहां पर कितना चार्ज दिया है तो Q ही दिया हुआ है, Q की जगह पर Q लिख दिया जाएगा। V हम पूरा निकाल चुके हैं, V का मान उठा करके यहां रख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। Q से Q ये कट जाएगा, ये नीचे वाला टर्म ऊपर चला जाएगा, तो C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, पूरा का पूरा ऊपर चला गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R। ये बन गया फॉर्मूला आपका किसी गोले की कैपेसिटेंस का, जहां पर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हम लोग जानते हैं कितनी होती है। ये थोड़ा सा खतरनाक हो गया। हम जानते हैं कि जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है उसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹
ये वैल्यू हमको पता थी, लेकिन इस बार हमको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान नहीं चाहिए, हमको केवल 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान चाहिए। तो हम इसको पलट देंगे, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर जाएगा, और जब इसको पलटोगे तो ये 1 अपॉन में आ जाएगा। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान आ गया 1/9 × 10⁹ × r। ये फॉर्मूला किसी गोले की कैपेसिटी का है, जबकि आसपास रखे हुए किसी गोले का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, किसी कंडक्टर का इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब कि विलगित है, आइसोलेटेड है। इस फॉर्मूले को अगर हम ध्यान से देखें तो ध्यान से देखने पर हमको पता चलेगा कि इस C के फॉर्मूले में केवल एक ही चीज है जो बदल सकती है, वो है R, क्योंकि ये वाला टर्म तो कांस्टेंट है, देखिए संख्या है, तो केवल R, मतलब कि R की वैल्यू जितनी ज्यादा कैपेसिटेंस भी उतनी ही ज्यादा, R जितना कम कैपेसिटेंस भी उतना कम। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये गोला जितना छोटा, रेडियस जितनी छोटी, कैपेसिटेंस उतना छोटा उतना कम। गोला जितना बड़ा, रेडियस जितनी बड़ी, कैपेसिटेंस भी उतनी ही बड़ी आएगी। इसकी यूनिट फैरेड आपको बताई गई थी, तो फैरेड लिख सकते हैं हम लोग इसकी यूनिट, और जो प्रैक्टिकल यूनिट है इसकी वो फैरेड नहीं होती है, वो बहुत बड़ी यूनिट होती है, तो इसलिए हम इसको छोटे में लिखते हैं, माइक्रो फैरेड, नैनो फैरेड, पिको फैरेड में। अब हमको एक चीज और समझना है, वो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। वो ये बताना था कि जो फैरेड है वो बहुत बड़ी यूनिट है, छोटे टुकड़ों में हम इसको यूज करते हैं, माइक्रो फैरेड और नैनो फैरेड में, पिको फैरेड में, ये हम पिछले वाले वीडियो में बता चुके थे। अब हमको आपको ये प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा कि वास्तविकता में एक फैरेड कैपेसिटी कितनी बड़ी होती है। तो इसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।